चुनाव यात्रा में हूँ। ये वीडियो मैं बुंदेलखंड के उरई से कर रही हूँ। दोस्तों, दूसरे चरण में 62% मतदान हुआ है। ये पिछली बार से 3% कम है। यह मतदान प्रतिशत क्या कहता है? बीजेपी दोबारा आ रही है या ये परिवर्तन के संकेत हैं? आज के इस वीडियो में बेहद सच्चाई और ईमानदारी से जानेंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि दूसरे चरण में पिछली बार से 3% वोट कम पड़े हैं। अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो कहा जाता है कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ दोस्तों कि वोट प्रतिशत भले कम हुआ हो लेकिन वोटिंग कम नहीं हुई है। कैसे? मैं समझाती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुआ था तो कोरोना नाम की चिड़िया उत्तर प्रदेश में नहीं थी, लेकिन इस बार चुनाव के समय कोरोना है और इस बार सोफिस्टिकेटेड वोटरों ने, यानी मध्यम वर्ग के ऊपर के परिवार वालों ने, अब ऊपर के परिवार वालों ने मतलब अमीर परिवारों ने कोरोना के डर से लाइन में खड़ा होना सही नहीं समझा है। अब जो ये वोटर वोट नहीं कर रहा है, उसके वोट ना करने से वोटिंग प्रतिशत में कमी तो आएगी ही। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मेरे ये समीक्षा समाचार बिल्कुल सही पाए जाएंगे। देखिए, अब तक वोट प्रतिशत बढ़े हैं तभी सरकार बदली है, लेकिन ये पहली बार है कि वोट प्रतिशत गिर रहा है तब सरकार बदलने के दावों की हवा निकलती हुई दिखती है। लेकिन शहरों में वोटिंग कम होना किसी और तरफ का इशारा कर रहा है। मैं समझाती हूँ। अब इन एलीट वोटर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनके वोट ना करने से किसका नुकसान होगा ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। शहरी एलीट वोटर किस पार्टी में ज्यादा जाता है, इसके वोट ना करने से किसका नुकसान होगा इसका अंदाजा भी आप लगा लीजिए। मेरे समीक्षा समाचारों को जब बीजेपी के बड़े नेता जिनसे मेरी बात होती है, जब मैं उन्हें ये बात बताती हूँ तो वो भी इसे काट नहीं पाए। पिछली बार 65% मतदान हुआ था, इस बार 62% मतदान हुआ है। मतदान कम हुआ है, ये बात सही है, लेकिन कहाँ कम हुआ है? जब आप इस सवाल का जवाब खोजेंगे तो ये पता चलेगा कि शहरों में कम हुआ है। और क्यों कम हो रहा है इसका जवाब भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो वोटिंग प्रतिशत कम होने से जो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोग बीजेपी से खुश हैं, तो उनका अंदाजा गलत है। वोटिंग प्रतिशत कोरोना की वजह से कम हुआ है, खुशी की वजह से नहीं। और अगर ऐसा भी है तो मुस्लिम मतदाता एक एक वोट गिन गिन कर डाल रहा है। इस नजरिए से देखेंगे तो भी वोटिंग प्रतिशत को कम होने को बीजेपी के पक्ष में चुनाव का जाना जो लोग बता रहे हैं उनको दोबारा सोचने की जरूरत है। दूसरे चरण की जो भी पार्टियां 55 में से 35 या 40 सीटें जीतती हैं, सरकार वही बनाती हैं। अब आंकड़े देख लीजिए। देखिए, 2007 में मायावती जी की सरकार बनी तो मायावती जी ने 35 जीती थी। 2012 में सपा की सरकार बनी तो उन्होंने 55 में 40 जीती थी। 2017 में बीजेपी की बनी तो बीजेपी में 55 में 37 सीटें जीती थी। तो 2022 में यानी अब की बार के दूसरे चरण में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सपा और आरएलडी को दूसरे चरण में 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं। यूपी में 3 चरणों तक यानी एटा इटावा मैनपुरी वाली बेल्ट, यहां तक समाजवादी पार्टी बीजेपी से प्लस में रहेगी, लेकिन चौथे चरण से कांटे की लड़ाई शुरू हो जाएगी। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर जैसे मुस्लिम बाहुल्य जिलों को छोड़कर सपा को बहुत करारी टक्कर बीजेपी देगी। पूर्वांचल की 150 सीटों की लड़ाई में मजेदार एकदम आप फाइट देखने वाले हैं। अवध के समीकरण बीजेपी और सपा दोनों ने गलत टिकटिंग से बिगाड़ रखे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर जरूर जुड़िए, मुझे @PragyaLive नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। साथ आएंगे तो सच और शक्तिशाली होगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फटाक से फॉलो कर लीजिए। जय हिंद। दोस्तों, ये मेरा अपना अनुमान है, बाकी आपकी अपनी राय अलग हो सकती है। जनता के मन की बात कौन समझ पाया है, लेकिन जितना मैंने ग्राउंड पर देखा वो आपको मैं बता रही हूँ। मैं तो यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि तीसरे चरण के बाद से बीजेपी के लिए लड़ाई आसान और सपा के लिए बहुत कठिन होने वाली है। कोई माने या ना माने, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में राशन ही शासन दिलाएगा। जितनी ज्यादा गरीबी, राशन का उतना ज्यादा चमत्कार होगा। नमस्कार।